गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं रितु आप सभी का फिल फॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो जल्दी जल्दी सभी ज्वाइन हो जाइए ताकि हमारी सीडीपी की क्लास आगे बढ़ सके। और जो लोग प्रेजेंट हैं उनको गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। गुड आफ्टरनून। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो फिल फॉर्म हमारा है, फिल फॉर्म का हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन होइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी पूरी टीम मेंबर है जो आपकी सीटेट और एचटेट की तैयारी करने के लिए सब जुटे हुए हैं। और इसकी जो क्लासेस हैं हमारी 9 AM से स्टार्ट हो रही हैं जो सोशल स्टडी की है। और 3 PM यानी कि सीडीपी ऋतु मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ मंडे टू सैटरडे। गुड आफ्टरनून माही। तो आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे नए हैं उनको भी थोड़ी पता होनी चाहिए कि क्लासेस कब चल रही हैं। ईवीएस की क्लासेस में भी कल से स्टार्ट हो जाएगी माही, ठीक है। आज नहीं होगी, कल से ईवीएस की क्लास माही स्टार्ट हो जाएगी आपकी। चलिए, और जो सीडीपी का सेक्शन है ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। और जो पूरी सीटेट की जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तक हम एमसीक्यू कर रहे थे, पर जो टॉपिक्स बीच में छूट जा रहे हैं या मुझे लग रहा है कि उसको रिवाइज कराना है, मैं उसको पढ़ाते जा रही हूँ। ठीक है ज्योति, गुड आफ्टरनून। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? फॉर्म निकल चुके हैं, आप जल्दी जल्दी अप्लाई करना शुरू कर दीजिए ताकि जितनी जल्दी आप फॉर्म को डालेंगे उतना ही जल्दी आपका एग्जाम का डेट भी आएगा, ठीक है ना। आप लोग को पता है कि एग्जाम हमारी ऑनलाइन होनी है, तो इसमें देरी ना करें। गुड आफ्टरनून अवनी। चलिए आज जो हम पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबल एंड लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, यानी कि विकलांग तथा अधिगम अशक्त वाले बच्चों की पहचान करना जो अधिगम अशक्तता है। चलिए अच्छे हैं, तैयारी सबकी अच्छी चल रही है। प्रतीक्षा गुड आफ्टरनून। सोनू कुमार गुड आफ्टरनून। मैं भी ठीक हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरी क्लासेस आप लोगों के लिए कंटिन्यू होगी क्योंकि बीच में 3 डेज मेरी क्लासेस नहीं हुई। हाँ, पहले आओ पहले पाओ। तो जल्दी जल्दी फॉर्म को भरिए, सभी अपनी तैयारियों में लग जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन अपनी शुरू हो करिए। चलिए तो आज ये चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे कि जो बच्चे थोड़ी सी पढ़ने में कठिनाई को महसूस करते हैं या किसी न किसी तरह के अशक्तता से परेशान होते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पूरा होगा कि विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की पहचान, आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिसेबल एंड लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह के भी बच्चे हमारे कक्षा में पाए जाते हैं जो पढ़ने में अशक्त होते हैं, यानी पढ़ने में उन्हें किसी तरह की पढ़ने लिखने सुनने समझने और बोलने में किसी न किसी तरह की उन्हें दिक्कत होती है या कठिनाई होती है, जिससे उनकी लर्निंग क्या होती है, अधिगम जो होती है वो औरों की अपेक्षा कम हो जाती है। ऐसे भी छात्र हमारी कक्षा में होते हैं। इन छात्रों को पहचानना, फिर उसके अनुरूप उसको शिक्षा देना ही हमें इसमें पूरा आपको बताया जाएगा और हमें इसको पढ़ना है, ताकि जो इस तरह के भी छात्र हमारे कक्षा में आए उनको हम उनके अनुसार उनकी लर्निंग करा सके, अधिगम को करा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के हम चैप्टर पे। तो विकलांग बालक यानी कि डिसेबल चिल्ड्रन, यानी किसी न किसी तरह से वो किसी न किसी रूप से उनके शारीरिक दोष या मानसिक दोष या संवेगात्मक रूप से थोड़े से कमजोर होते हैं, वो होते हैं विकलांग बालक।
गुड आफ्टरनून साहिन। चलिए तो फिर वही करते हैं कि विकलांग बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होते हैं, यानी औसत बच्चों के अपेक्षा ये थोड़े से उनमें कम होते हैं। इस तरह के बच्चे विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक या सामाजिक विकास की कमी पाई जाती है, जिसके कारण उन्हें अधिगम में कठिनाई होती है। ये कई तरह के बच्चे होते हैं, उनको हम आगे देखते हैं। तो शारीरिक रूप से विकलांग, जैसा कि आप शब्द से ही समझ लेंगे, जिनके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी होगी वो हमारे विकलांग बालक होंगे। जैसे कहें कि दृष्टि बाधित बालक जिनको दिखाई कम देता है, श्रवण बाधित जिनको सुनाई कम देता है, मांसपेशीय बाधित यानी जिनकी शारीरिक कौशलता कम होती है, वाक्दोष यानी जिनको बोलने में कठिनाई होती है। इस तरह के भी छात्र या बच्चे कक्षा में पाए जाते हैं जो सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं और इनको पढ़ने, लिखने और समझने में थोड़ी-सी कठिनाई होती है। तो शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक विकलांग बालक वे बालक हैं जिनके शरीर का कोई अंग अथवा ज्ञानेंद्रिय इतनी असामान्य होती है, जिसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने एवं समायोजन में कठिनाई होती है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर उनके अंदर किसी भी तरह का दोष होगा, तो वो सामान्य बच्चों की तरह लर्निंग नहीं कर पाएँगे और उनके अंदर ये असामान्यता पाई जाएगी और उनकी जो लर्निंग होगी वो कम होगी और इस तरह की दिक्कतें उन्हें कक्षा में फेस करनी पड़ेगी, उसका उनको सामना करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को शिक्षक को क्या करना है, पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देनी है ताकि वो भी सामान्य बच्चों की तरह बेहतर कर सके, ना कि उनको कक्षा में दूरी बना के रखी जाए। इसीलिए समावेशी शिक्षा को लाई गई कि इन बच्चों में जो हल्के दोष से युक्त हैं, जिनको हम नॉर्मली थोड़ी-सी ध्यान देकर अगर इनकी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, तो ये काफ़ी बेटर कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को आज हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। कि अंग संचालन से दोष, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान करना कि इनके अंग संचालन यानी अपने शरीर के कोई भी अंग को ये ठीक तरीके से जो कार्य नहीं कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पहचान सकते हैं। पहला जो हमारा होता है अंग संचालन में दोष युक्त, जिनको अंग के संचालन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो होते हैं। अंग संचालन के दोष का संबंध मांसपेशियों और शरीर के जोड़ों से है, जिनको वो ठीक से संगठित नहीं कर पाते हैं, अंगों अथवा हाथ पैर को प्रभावित करते हैं, यानी उनकी जो हाथ लिखने और पैरों को जो होता है, पैर भी उनके सही, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि इस तरह की उनके अंदर डिसेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा नहीं ले पाते हैं। जैसे अगर हाथों की मांसपेशियों का, उंगलियों का सही रूप से पकड़ नहीं पाना, तो वो लिखने में असक्षम होंगे, वो ठीक तरीके से लिख नहीं पाएंगे। पैरों में भी डिसेबिलिटी से वो कक्षा में ठीक रूप से बैठ नहीं पाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे, इस तरह की दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि अंग संचालन के दोष का संबंध मांसपेशियों और शरीर के जोड़ों से है, जो अंगों अथवा हाथ पैर को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की विषमता वाले छात्रों को शिक्षण की उन गतिविधियों में जिनकी शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, सीखने में कठिनाई होती है। जैसे कि अगर हाथ सही नहीं होगा तो बच्चे को लिखने में दिक्कत होगी, पैर नहीं सही होगा तो उसको बैठने में दिक्कत होगी। तो ये सब भी चीज़ें हमारे अधिगम पर इफ़ेक्ट करती हैं, फैक्टर जो होते हैं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। फिर हो गया कि दोष, गर्दन का दोष, यानी जो सर को सही से नहीं रख पाना, हाथ की उंगलियों का सही से पेंसिल नहीं पकड़ पाना, कमर में दर्द या कमर में किसी तरह का उसको दिक्कत हो, उस तरह से भी वो कक्षा में ठीक से नहीं बैठ पाता है, पैर में होती है। ये इनके शारीरिक दोष है, जो अंग, जो एक-एक अंग की बात कही गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के दोष होने से उनका अधिगम सही से नहीं हो पाता है। इस प्रकार के छात्रों में अंग विकृति के कारण लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, जो बच्चों का हाथ सही से कार्य नहीं करेगा तो वो अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे। तो यही इनके अंग संचालन यानी कि मेन रूप से जो इनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको बताया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसके अनुरूप उसको शिक्षा देनी है ताकि जो उसकी लर्निंग हो अच्छी
हो सके, यानी स्पेशल टीचर का अटेंशन देना, उसके लिए थोड़ा-सा धीरे जो नहीं लिख पाते उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना, थोड़ी देर कक्षा में अगर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है उनके लिए रुक जाना, तो ये सब चीज़ें करके टीचर क्या कर सकता है, बच्चे की हेल्प कर सकता है, उसको पढ़ने में हेल्प कर सकता है। ठीक है? तो नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं कि दृष्टि दोष युक्त, यानी जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो होते हैं दोष युक्त छात्र। दृष्टि दोष युक्त छात्रों को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है, ये बात समावेशी शिक्षा में बताई गई है। ठीक है, दृष्टि दोष युक्त छात्रों में सामान्य पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में अक्षम है, यानी उन्हें दिखाई नहीं देगा तो वो उन किताबों को पढ़ नहीं पाएंगे, इसके लिए उन्हें ब्रेल लिपि की पुस्तक आती है, और भी कई माध्यमों से हम उनको पढ़ा सकते हैं। ब्रेल लिपि के माध्यम से तो वो पढ़ लेते हैं, बट कुछ चीज़ें जो वो देख नहीं पाते, हम सीडी लगाकर ऐसी आवाज़ ध्वनि उत्पन्न करने वाली चीज़ों को कक्षा में बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छे से टीचर अगर बोल के बोले कुछ माइक वगैरह का यूज़ करके बच्चों को अच्छे से अच्छा यूज़ कराए, जिससे उनको सुनने में सुन तो वो सकते हैं, तो वो सुनकर चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जहाँ तक उनको दिखाई नहीं देता, उस समस्या के लिए उन्हें ब्रेल लिपि की पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य दृष्टि दोष होते हैं, जिसके कारण वो पुस्तकों को झुककर पढ़ते हैं, यानी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम दिखाई देता है, पूर्णता नहीं है, मतलब वो कम देखते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बैठा के पढ़ा सकते हैं, कि उनके ऊपर स्पेशल फोकस करते हैं, चीज़ों को बड़े रूप में प्रेज़ेंट कर सकते हैं, बड़ी लिखावट को वहाँ पे प्रेज़ेंट करें ताकि बच्चे को क्लियर दिख सके। बच्चों के क्या कहते हैं, बहंगेपन के कारण कुछ छात्र पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है। ऐसे छात्रों को भी आपने अपने कक्षा में देखा होगा, जिनको बहंगेपन के कारण होते हैं, या कुछ छात्र जिनको कम दिखाई देता है, आँख मलते हैं, चश्मा लगाते हैं। आजकल आप लोगों ने कक्षा में बहुत बच्चों को ऐसे देखा होगा जिनको देखने में बहुत सारी दिक्कत होती है। इसका बहुत बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? आप लोग बताइए कि आजकल मैक्सिमम बच्चे छोटे क्लासेस में ही चश्मा लगा के जाते हैं। उनमें किसी न किसी तरह से देखने में थोड़ी-सी अक्षमता होती है। ठीक है? वो सामान्य रूप से वो चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो इसका एक मुख्य कारण क्या हो सकता है? आप में से सभी आंसर करिए कि आजकल बहुत सारे बच्चों को चश्मा बहुत पहले ही लग जाता है, जैसा कि पहले ऐसा बहुत कम होता था। इसका एक मेन रीज़न क्या हो सकता है? सभी आंसर करिए। बताइए कि क्या रीज़न, खान-पान भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि खाने-पीने की हर चीज़ें सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, बट बहुत बच्चे इससे वंचित भी रह जाते हैं। उस वजह से भी ये दोष हो सकता है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से बच्चों को देखने में क्या होते हैं, वो अन्य बच्चों की तरह नहीं देख पाते, सामर्थ्य नहीं होते, सक्षम नहीं होते, उन्हें चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं, और काफ़ी कम उम्र में बच्चों को ऐसी दिक्कतें आने लगती हैं। माही बोल रही हैं मोबाइल। हाँ, मोबाइल एक बहुत बड़ा रीज़न है जो उसकी रेज़ेस बच्चों के आँखों पे पड़ती हैं। बहुत टाइम बच्चे मोबाइल पर, टीवी पर, कंप्यूटर पर, हर चीज़ों पे इतना ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि वो चीज़ें उनकी आँखों की एनर्जी को कम कर देती हैं। तो हम इस रीज़न को भी मानते हैं। बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा किताबों को झुक कर पढ़ते हैं, सही पोज़ीशन में नहीं पढ़ते हैं, बिस्तर पे लेट कर पढ़ते हैं, या फिर किताबों को बिल्कुल अपने आँखों के सामने रख के पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उनके अंदर दोष उत्पन्न करती हैं, उन्हें सामान्य रूप से देखने वाले में। तो एक बहुत बड़ा रीज़न हमारा ये है कि हम सही पोज़ीशन में बैठ के किताबों को पढ़ते भी नहीं हैं। बहुत फेस को अपने सामने लाकर बुक्स को पढ़ते हैं, तो इसका भी एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। इसीलिए सभी लोग पहले कहते हैं कि टेबल और चेयर को यूज़ करो, बुक को टेबल पे रख के पढ़ो, मतलब आँखों और किताबों के बीच में एक पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए। तो और खाने-पीने में भी बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, दाल नहीं खाते हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको हर तरीके से प्रोवाइड कराई जाती हैं, बट वो लेते नहीं हैं, तो विटामिन, कैल्शियम हर चीज़ें उनको उचित मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये सब दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है? तो इस तरह की जो समस्याएँ होंगी जिन बच्चों को, उनको हम क्या करेंगे कि जिनको कम दिखाई देता है, उन्हें आगे भी बढ़ा सकते हैं। बड़े-बड़े टीचिंग एड्स यूज़ करें, छोटे बच्चे अगर क्लास में हैं तो, और हम बड़े अक्षरों का उपयोग करें। ऐसी चीज़ों को करने से क्या होता है, बच्चे वो चीज़ों को कैप्चर कर पाते हैं, और जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उसके लिए तो अलग से सुविधा होती ही है।
नेक्स्ट बात करते हैं जिन बच्चों को कम सुनाई देता है। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो कक्षा में बोलते हैं कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई, उन्हें कम सुनाई दी, तो वो श्रवण बाधित बालक होते हैं। तो श्रवण दोष के कारण वाणी दोष भी उत्पन्न हो जाती है। जिनको सुनाई कम देगा उनको बोलने में भी दिक्कत ऐसी पाई जाती है, ठीक है? इसलिए आवश्यक है कि ऐसे बालकों की पहचान करके उनमें सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। तो उनके लिए क्या किया जाएगा कि टीचर को भी उतना फ़ोकस्ड होना पड़ेगा ताकि वो बच्चे को भी अच्छे से पढ़ा सके, उसको बता सके चीज़ों को। तो इसमें क्या होगा कि टीचर अपने शारीरिक अंगों को, मतलब जो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों को अपने हाव-भाव धीरे बोलकर बच्चों को समझा सकता है, जिनको कम सुनाई देता है जिन बच्चों को। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बने हुए हैं कि टीचर अगर हाथ-पैरों का प्रदर्शन कक्षा में कर रही है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही है, तो वो क्या करना चाह रही है? तो वो ऐसे बच्चों के लिए करती है जिनको श्रवण दोष होता है, जिनको सुनने में दिक्कत होती है। तो इन बच्चों को टीचर क्या करेगा, धीरे बोलेगा, धीरे-धीरे बातों को समझाएगा, तेज बोलेगा बट बातों को धीरे-धीरे समझाएगा ताकि वो समझ सके, और साथ में अपने बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी वो बच्चों को समझा सकता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि बच्चे उसको भी ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो बातों को समझते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम इशारों में ही समझ जाते हैं। तो वहाँ पे टीचर अगर अपने शारीरिक रूप से कुछ सिखाना और समझाना चाह रहा है, तो वो इन बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है? इनका समय-समय पर अवलोकन करें, यानी बा समय-समय पे इनको देखते रहें, इनके स्वास्थ्य की जाँच करें। दोष के कारण क्या हो सकते हैं? कान की बनावट हो सकते हैं, कानों का अक्सर बहना होता है, कानों का दर्द होता है, यानी जब बच्चे इस तरह की शिकायत करते हैं, तो पेरेंट्स और जो भी हैं टीचर भी, अगर टीचर से भी करता है तो उनको पेरेंट्स को बताएँ कि इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो आगे चल के इसको सुनने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह के क्या कहते हैं, बच्चे बार-बार टीचर से कंप्लेंट करते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ बच्चे नॉटी भी होते हैं जो क्लास में सब कुछ सुनाई भी देता है, बट वो परेशान करने के उससे करते हैं। बट ऐसे बच्चों को ध्यान में रख के हम थोड़ी-सी चीज़ों को उनके अकॉर्डिंग करके उनकी शिक्षा को सुधार सकते हैं। तो ये उनके श्रवण दोष वाले बालक होते हैं। ठीक है? इसीलिए बात कही कि सुनते समय अध्यापक के चेहरे पे बहुत अधिक ध्यान से देखना, बोलते समय वाणी में कठिनाई परिलक्षित होती है। यानी जब बच्चा बहुत ध्यान से टीचर को देख रहा है, उसको लग रहा है, टीचर को भी इस बात पे ऑब्ज़र्व कर रहा है कि हाँ, उसको बातें समझ में नहीं आ रही। जब हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो भी हम बहुत ध्यान से उस चीज़ों को देखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसलिए जब भी पढ़ाते समय अपने हाथ, मुँह, पैर को शिक्षक को हर तरीके से समझाना चाहिए, ताकि जो इस तरह के बच्चे भी आपके कक्षा में हों, वो भी इन चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकें। ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे होते हैं कि मानसिक रूप से विकलांग बालक। मानसिक रूप से विकलांग बालक कौन होते हैं? जिनका आईक्यू लेवल सामान्य बच्चों से कम होता है। यानी इस तरह के बच्चे वो क्या होंगे, वो सामान्य बच्चों की तुलना में उनकी आईक्यू कम होगी, तो वो हर चीज़ों में समझने, बोलने, सुनने की जो क्षमता होगी उनकी कम होगी। वो चीज़ों को उतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाएँगे, समझ पाएँगे जितना कि सामान्य बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर वही बात बोली गई कि मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान यह है कि उनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है और पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। ठीक है? यह पढ़ाई हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कि इनका जो इस कई तरह के आपके मानसिक होते हैं, हल्की मंदिता जिनकी थोड़ी बहुत जिनका आईक्यू लेवल हम कह सकते हैं 70 से 75 है या उससे कम सीमा में है, 85% से अधिक हो, इस बच्चों की श्रेणी में आते हैं आपकी हल्की मंदिता, यानी माइल्ड वाले जो आपके बच्चे होते हैं विकलांग। 80% से अधिक बच्चे इस श्रेणी में आते हैं और हाई स्कूल से कुछ समय पहले तक उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। लगभग 50 टू 69 के आईक्यू के साथ वे कभी-कभी अमूर्त अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होते हैं। यानी जब इनका आईक्यू लेवल 70 से नीचे जाएगा, तो जो चीज़ें अमूर्त रूप से उनके सामने प्रेज़ेंट नहीं है, उन चीज़ों को वो समझ नहीं प कर पाएँगे। ठीक है, यानी इनके में जो चीज़ें रहेंगी, ये काफ़ी देर में बच्चे ये पहचाने जाते हैं। जैसे को होता है ना कि हम कुछ बच्चों को कहते हैं कि क्लास में ये बदमाशी से नहीं पढ़ रहे हैं या फिर कोई और वजह है, लेकिन इनकी क्या होती है कि इनकी आईक्यू लेवल सामान्य बच्चों से कम है, तो इनकी सीखने और समझने की क्षमता भी उन सामान्य बच्चों से कम होगी जो अच्छी तरीकों से क्लास में समझ लेते हैं। ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। जो हमारे मॉडरेट आएंगे, मध्यम बौद्धिक विकलांग वाले बच्चे, उनकी आईक्यू लेवल क्या होगी? 36 टू 49 की बुद्धि सीमा के तहत आते हैं। वे बौद्धिक विकलांग से पीड़ित बच्चों का लगभग 10% हिस्सा बनते हैं। ये केवल 10% होते हैं। इन बच्चों को समाज में एकीकृत किया जा सकता है क्योंकि वे भाषण और आवश्यक जीवन कौशल उठा सकते हैं। यानी कि इनको हम क्या कर सकते हैं कि भाषण और आवश्यक चीज़ें को हम इनको सिखा सकते हैं, ताकि उनका जो लाइफ को जीने का या समाज में जो भी थोड़ा बहुत कार्य वो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बट इनका जो शिक्षा का क्षेत्र है, वो काफ़ी निराशाजनक है। उसमें वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएँगे। छोटी-मोटी स्किल्स के द्वारा सिखाकर इनको हम थोड़ा-सा बेहतर बना सकते हैं, ताकि ये अपना जीवन यापन कर सकें और वे स्कूल में खराब प्रदर्शन करेंगे। उनका अकादमिक प्रदर्शन निराशाजनक होने की संभावना है और वे स्कूल में खराब यानी जिनका आईक्यू लेवल इतना कम हो, तो वो बच्चे बिल्कुल ही चीज़ों को समझने में असमर्थ होते हैं और वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं ठीक से। इन बच्चों को कुछ हद तक स्वायत्तता मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक स्वतंत्र नहीं रह सकते। ये थोड़ी देर तक स्वतंत्र होकर कोई कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम इनको पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते किसी कार्य को करने के लिए। तो वहाँ पे ही किसी न किसी की हेल्प के आधार पे थोड़ा बहुत कार्य कर सकते हैं। जो बिल्कुल आते हैं, गंभीर रूप से बौद्धिक विकलांग बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 20 से 35 होता है। ये बच्चे कितने परसेंट होते हैं? 3 टू 4% होते हैं। ये अल्पसंख्यक होते हैं, यानी इनकी संख्या बहुत कम होती है। व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से गंभीर बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे आवश्यक जीवन कौशल सीखने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके आसपास असामान्य विकास है, इसलिए वो लगातार सहायता की आवश्यकता होगी। यानी काफ़ी इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए तो ये थोड़ी बहुत कार्य को कर सकते हैं, बट उनके अगल-बगल का माहौल कैसा है, लोग उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से उन्हें रखना पसंद करते हैं, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब इस तरह के बच्चे आपके घर में हों या पास-पड़ोस में हों, तो लोग उनसे इंटरैक्ट करना मतलब बातें करना भी पसंद नहीं करते हैं, ताकि वो उनसे दूर भागते हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जहाँ पे बच्चों से दूरियाँ बनाई जाएगी, वहाँ पे बच्चा भी नहीं सीखेगा और वो कोई उसको सिखाने की कोशिश भी नहीं करेगा। मोस्टली वो कौन होंगे? उनके पेरेंट्स ही होंगे जो उनको ध्यान रखेंगे या उनके कार्य को करेंगे। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इनके लिए घर पे ही उनके माता-पिता द्वारा ही शिक्षा जो भी कराई जाती है, उनके घर में ही प्रोवाइड कराई जा सकती है। ये अपने बाकी कार्य जो जीवन के होते हैं, वो सक्षम रूप से उसको करने में सामर्थ्य नहीं होते हैं। जो गंभीर बौद्धिक विकलांग होते हैं, इनकी आईक्यू लेवल बहुत कम होती है, ये चीज़ों को उतनी बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। बहुत ही कहें कि बहुत ज़्यादा इनको ध्यान की, अटेंशन की ज़रूरत होती है, जो उनके घर पे ही उनको प्रोवाइड कराई जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक जितने भी मैंने बताए लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो 85% जो 70 से 85% तक के बच्चे आते हैं, वो स्कूल में आके एजुकेशन लेते हैं। उनको थोड़ी-सी स्पेशल अटेंशन होती है। उनको कक्षा में कुछ समय बाद पहचाना जा सकता है कि इनका आईक्यू लेवल कम है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जा सकती है। उसके बाद जो आपके माइल्ड वाले जो आते हैं, उन्हें भी हम थोड़ा-सा व्यावहारिक जीवन कौशल सिखा सकते हैं। लेकिन जो उसके बाद जो आपके आईक्यू लेवल आते हैं, जो मैंने इसमें बोला कि 20-35 वाले आते हैं, ये काफ़ी कहेंगे कि ये काफ़ी किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाएँगे, इस तरह के वो बच्चे होते हैं। फिर गहन बौद्धिक वाले, ये 1 से 2% ही होते हैं विकलांग बच्चों का समूह। उनके पास आईक्यू जो होती है वो 20 से कम होती है, यानी इडियट वाले जो होते हैं बिल्कुल। वे गंभीर रूप से विकलांग है और खराब जीवन कौशल के कारण व्यापक पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। हालांकि नियमित प्रशिक्षण और एवं दिनचर्या निर्धारित करने के साथ वो कुछ आवश्यक कौशल लेने में सक्षम हो सकते हैं, बट ऐसा बहुत कम ही होता है। ऐसे बच्चे भी बहुत कम होते हैं और इतना ज़्यादा अगर घर में हम कहें इतने ज़्यादा ध्यान देना बच्चों के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है हर चीज़ों को करना। आप लोगों में से बहुत लोग अपने अगल-बगल या घर में ऐसे सिचुएशन में बहुत बच्चों को देखा होगा, जो पूर्णतः दूसरों पे डिपेंड होते हैं, किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होते हैं। यहाँ तक कि अपनी जो रोज़ाना की निवृत्त क्रियाएँ होती हैं, वो उनको भी करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक है? वो गहन बौद्धिक विकलांगता वाले में बच्चे आते हैं।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आपका था कि इस किस तरह के विकलांग बच्चे होते हैं आपके कक्षा में, उनको किस तरह की आपको शिक्षा देनी है। तो इस तरह के भी बच्चे विकलांग मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं, जिनका बहुत हल्की मंदता या कह सकते हैं मानसिक मंदता होती है, उन बच्चों को तो हम प्रॉपर स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बट जो काफ़ी कहें जिनके आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, वो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाएँगे, सीख नहीं पाएँगे, तो वो चीज़ें क्या होगी उनके लिए कठिनाई पैदा करेंगी कक्षा में। तो इन बच्चों को आगे क्लास में नहीं, बाहर से अलग से शिक्षा देनी पड़ती है। चलिए, और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि ये जो मानसिक मंदता होती है, किस वजह से होती है? अगर हम माने तो आनुवंशिक कारण जो 30% होती है मानसिक मंदता, उनके जेनेटिक आती है। यानी उनके माता-पिता या घर में ऐसे कोई भी जेनेटिक मानसिक मंदता से परेशान हैं, तो उन बच्चों में भी इस तरह के सिंड्रोम आने पॉसिबल है। ठीक है? तो वो हो गया। फिर सिर पे चोट लगने की वजह से, किसी बच्चे को गंभीर चोट लग जाने से मस्तिष्क का कोई पार्ट जो होता है क्षति पहुँचने की वजह से भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। इस तरह के बच्चों में क्या होगी, स्मृति और ध्यान और तर्क कठिनाइयों का कारण बन सकता है, जिन बच्चों को सिर पर आघात लगती है। इसलिए बचपन में बच्चों पे सर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ें दी जाती है कि उन्हें किसी तरह की क्षति ना पहुँचे। गर्भावस्था के समय गर्भवती महिलाओं को हर चीज़ अच्छा खाने-पीने स्वस्थ रहने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि जैसा वो रखती हैं, जैसा वो खाती हैं, वैसा ही प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट गर्भावस्था में ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को अच्छा खान-पान हर चीज़ को माता को ध्यान रखना है, ताकि बच्चे की जो आईक्यू हो, उसका फिज़िकल डेवलपमेंट हो या हम कहें इंटरनल डेवलपमेंट हो, हर तरीके से डेवलपमेंट अच्छा हो सके। तो इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं कि मनोरंजन दवाएँ करती हों, धूम्रपान करती हूँ, महिलाएँ जो मनोरंजक मत कहें कई तरह की दवाएँ खा लेना या धूम्रपान करती हैं, शराब पीती हैं, इन सब कारणों की वजह से बच्चे के हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बीमारी खसरे से पीड़ित बच्चों में भी ऐसे तरह की बीमारियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण उनके मस्तिष्क का विकास में खतरा हो जाता है, ठीक है? विषाक्त पदार्थों का पारा, शीशा, कैडमियम जैसे तत्व बौद्धिक विकास को प्रभावित करने और बौद्धिक विकलांगता का कारण बनने के लिए जाने जाते हैं। तो ये सब इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, ये मानसिक मंदता के कारण होते हैं, जिनकी वजह से बच्चों को सीखने और समझने में कठिनाई होती है, इनका आईक्यू लेवल कम हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी आपको कि क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे मानसिक मंदता होती है? पहला हमारा आनुवंशिकी कारण होता है, फिर गर्भावस्था में ध्यान रखना, सिर पे चोट लगना, बीमारी होना, विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, ये सब कारण हमारी मानसिक मंदता के होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लास में सिर्फ माँ ही आंसर कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे जो भी ज्वाइन हुए हैं सभी बताओ आपको कि किसी तरह की आपको यहाँ तक कि समझने में दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो तो आप भी बताएँगे तो अच्छा लगेगा। तो सभी आंसर करते जाओ ना। जितना आंसर करोगे, जितना पूछोगे मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही तो उसको दूसरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, चलिए लखन ने भी बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अधिगम संबंधी कठिनाई टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे को मेनली किसी एक क्षेत्र में होती है जिसकी वजह से उनको अधिगम अशक्तता होती है। तो उन बच्चों को आज हम पढ़ेंगे कि कुछ छात्र पढ़ने लिखने मौखिक अभिव्यक्ति करने जैसे कुछ बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते, कुछ लिखने में, कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं हो पाते, इस तरह के भी बच्चे आपके कक्षा में पाए जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं अधिगम अशक्तता वाले बच्चे। तो आज हम उनको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। पूरा एक मैंने चार्ट है उसको बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो रीडिंग डिसऑर्डर यानी कि जिसको पढ़ने में दिक्कत होती हो, वो ठीक से पठन नहीं कर पा रहा, उसको हम क्या बोलते हैं आप बताइए? जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी वो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, उसको हम क्या कहते हैं? चलिए सभी ने बोला क्लियर है, अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब ऐसे ही आंसर करते रहो। मैं चाहती हूँ आप सब आंसर करो, नहीं समझ में आए तो भी आप बताओ कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई हैं।
रीडिंग डिसऑर्डर यानी कि पढ़ने में अक्षमता है, जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, जो शब्दों को ठीक से पहचान नहीं पाते, चीज़ों को क्लैरिफ़ाई नहीं कर पाते कि वो क्या चीज़ें हैं। सभी ने पिक्चर देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें इस चीज़ को बहुत दिखाया गया है। सभी ने देखी है ना तारे ज़मीं पर? उस में जो कैरेक्टर था, बच्चा जो था, उसको पढ़ने में क्या दिक्कत थी, वो वर्डों को सही से नहीं समझता था। एस डी बी को डी पढ़ना, सौ को वॉस पढ़ना, ये सब जो होती है रीडिंग डिसऑर्डर होती है, यानी वर्डों को वो सही से समझ नहीं पाता है। थोड़ी बहुत दिक्कत सब में होती है। हाँ, शाइन बोल रही है डिसलेक्सिया, बिल्कुल सही है, डिसलेक्सिया कहते हैं। और जो आपने तारे ज़मीं पिक्चर में देखा होगा, उस वो इसी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान था, जिसकी वजह से वो काफ़ी चीज़ें फेस करता था। तो यही डिसलेक्सिया है आपका रीडिंग डिसऑर्डर, यानी जब बच्चा वर्ड को सही से, शब्दों को सही से समझ नहीं पाता है, तो जो बच्चे ठीक से समझ नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ों को लिख नहीं पाएगा। लेकिन ये पूर्णतः 100% नहीं कह सकते कि वो पढ़ नहीं पा रहा है तो लिख भी नहीं पाएगा। लेकिन मैक्सिमम चांसेस वही होते हैं कि जो बच्चा पढ़ेगा गलत, वो बच्चा लिखेगा भी गलत। ऐसा आप सभी ने देखा होगा। तो ये होता है डिसलेक्सिया, यानी कि बी को डी पढ़ना, सौ को वॉज पढ़ना, अनक्लियर को न्यू क्लियर पढ़ना, ये चीजें होती हैं, मतलब वो वर्डों में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो ये हमारा डिसलेक्सिया होता है। राइटिंग डिसऑर्डर, यानी कि जिनको लिखने में अक्षमता होती है, यानी वो अपने हाथों को सही से लिख नहीं पाता, वर्डों को सही से कर नहीं पाता। इस तरह के बच्चों में क्या होती है, लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। उनके हाथ, हथेली, उंगलियां सामान्यतः उनमें गड़बड़ियां होती हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से लिख नहीं पाता। इसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। हाँ, वर्ड डांस करते हैं। यानी उसमें तो काफ़ी चीज़ें क्रिएटिव करके बताई गई आपको उस मूवी में। तो मैंने वही बोला कि बी को डी समझ लेना, काफ़ी जो वर्ड सिमिलर से दिखते हों, उन वर्डों को वो डिफ़रेंस नहीं कर पाता कि ये वर्ड क्या है, जो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। हाँ, जो लिखने में अक्षमता होती है वो होती है डिस्ग्राफिया, या उसके हाथों में किसी तरह की दिक्कत हो, उंगलियों की मांसपेशियों को सही रूप से वो सुचारू रूप से चला नहीं पाता है, वो होता है डिस्ग्राफिया। क्लियर है? हाँ, डिस्ग्राफिया, बिल्कुल शाहीन, सही जवाब है आप सभी का। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत क्लियर होगा कि लिखना और पढ़ना, और मेनली अभी तक जितना भी अभी आपका पेपर हुआ, सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, या फिर अदर टेट हुआ, आप में ज़्यादातर रीडिंग डिसऑर्डर ही पूछे गए हैं, और मैथ का भी जो पूछा गया, जिसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। जिन बच्चों को गणना संबंधी या न्यूमेरिकल मैथमेटिक नंबर्स को समझ कम होती है, वो होते हैं डिस्कैलकुलिया, यानी मैथ डिसेबिलिटी। ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके प्रश्न बार-बार बने हैं और बार-बार पूछे गए हैं, तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है ना? तो रीडिंग डिसऑर्डर आपकी डिस्ग्राफिया हो गई, डिस्लेक्सिया हो गई, और राइटिंग वाली डिस्ग्राफिया हो गई, और मैथ की क्या हो गई, डिस्कैलकुलिया। ठीक है? जिनको गणना संबंधी दिक्कत होती है, मैथ वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक डिस्मीथिया भी होती है। डिस्मीथिया क्या होती है? डिस्थीमिया, सॉरी, डिस्थीमिया। ये गंभीर तनाव वाली अवस्था होती है। इसमें मनोविकार मतलब कह सकते हैं कि वो जो उसका संवेगात्मक स्थिरता होती है वो कम पाई जाती है, मतलब विचलित प्रकार के होते हैं। हाँ, डिस्कैलकुलिया, जो मैथ्स डिसेबिलिटी होती है, जिन बच्चों को गणना संबंधी मैथ में दिक्कत होती है, वो बच्चे आपके डिस्कैलकुलिया वाले होते हैं। आपके अप्रेक्सिया वाले बच्चे क्या होते हैं, किसी भी सूक्ष्म कार्य को, जो गति की, यानी मांसपेशियों, हाथ पैरों के माध्यम से जो कार्य किया जाता है, उसमें बहुत बच्चे सक्षम नहीं होते हैं। आपने कक्षा में देखा होगा, कुछ बच्चे किसी आपको जो बाहर एक्टिविटीज कराई जाती है किसी गेम के थ्रू, या कुछ ऐसा जिसमें आपके हाथ पैर हिलते हों, उस तरह के बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, वो शारीरिक रूप से वो चीजें कार्य नहीं कर पाते हैं, वो हमारे होते हैं अप्रेक्सिया वाले बच्चे कहलाते हैं। फिर नॉन वर्बल लर्निंग क्या होती है?
नॉन वर्बल बच्चे क्या होते हैं, वो फेशियल एक्सप्रेशन को दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। वो क्या होते हैं, वो दूसरे लोगों से बहुत कटे होते हैं। वो जब भाषाओं को, चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा जैसे अशाब्दिक संकेतों की व्याख्या करने में परेशानी होती है। काफ़ी चीज़ें हम अपने एक्सप्रेशन के द्वारा समझाते हैं, उन चीज़ों को वो समझने में दिक्कत होती है। डिस्प्रेसी डिस्प्रेसिया। हाँ, नामों में वही है, डिस्ग्राफिया आपकी, फिर आ गई डिस्कैकुलिया या डिस्ग्राफिया हो गई। फिर अप्रेक्सिया जो आपकी होगी वो क्या होगी कि आपके बॉडी लैंग्वेज, जो शरीर गतिविधिक जो कहते हैं ना, अपने हाथ पैर के कौशलों के आधार पे जो कार्य होता है, उसमें वो चीजें कम होती है। क्यों होती है? मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति होने की वजह से या सेरेब्रम में क्षति होने के कारण बच्चों को इस तरह के गतिकी कार्य करने में असक्षम होते हैं। और जो हाथों को सही से अपने घुमा नहीं पाते, उनको लिखने में दिक्कत होती है। पठन वैकल्प्य जो बोलते हैं, वैकलव्य जो इतना टिपिकल वर्ड है कि मैं खुद नहीं बोल पा रही हूँ। बहुत बच्चों में आपने देखा होगा, कोई ना कोई वर्ड हमको बोलने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे मुझे काफ़ी लॉन्ग वर्ड जो होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम ठीक से उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। हाँ, सही बोला माही ने कि बोलने में जो दिक्कत होती है, जिनको कहेंगे वो क्या होंगे, जो बच्चे ठीक से बातों को नहीं, अफ़ेजिया बोलते हैं उसको, कि जो संप्रेषण अच्छा नहीं कर पाते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं अफ़ेजिया कहते हैं, या डिस्फेजिया भी कहा जाता है। ज्योति जो बोल रही हैं, डिस्फेजिया, यानी कि जिनको बातों को एक्सप्रेस, नॉन वर्बल वाले जो होते हैं, नॉन वर्बल वाले वो दूसरों के एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाते, संकेतों को नहीं समझ पाते, इस वजह से वो होते हैं। और जो डिसऑर्डर ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जिनको बोलने और सुनने, जो अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो हो जाते हैं अफेजिया या डिस्फेजिया बोलते हैं। ठीक है। डिस्मॉर्फिया, हाँ। डिस्फ्रेजिया, डिस्मॉर्फिया, अफेजिया, इसके कई नाम हैं। जिन बच्चों को क्या होता है, संप्रेषण अधिगम, यानी बातों को दूसरों तक संप्रेषित अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, वो स्पीकिंग करने या बोलने में जिनको दिक्कत होती है, वो अपने विचारों को अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो हमारे अफेजिया होते हैं। लेकिन दूसरों के विचारों, अभिव्यक्तियों को समझने में जो दिक्कत होती है, वो हमारे नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ठीक है। चेहरे के भाव या शरीर की भाषा जैसे अशाब्दिक संकेतों की व्याख्या करने में परेशानी होती है और खराब समन्वय हो सकता है। दोनों में अंतर, एक में वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दूसरे में वो दूसरों के एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाता है। ठीक है। क्लियर है आपको? जो डिसऑर्डर ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग है, वो क्या है, अफेजिया है या डिस्फेजिया है, यानी वो खुद के संप्रेषण अच्छे से नहीं कर पा रहा है। जो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो दूसरों के संप्रेषण को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहा है। क्लियर है? ज्योति बता रही है डिस्प्रेसिया, वो सही है, वो कि हम खुद के संप्रेषण को अच्छे से बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो हमारा डिस्प्रेसिया या डिस्मॉर्फिया होता है। ठीक है, इसको अफेजिया भी बोलते हैं। क्लियर है आपको? तो ये जो मेन थे हमारे कि लर्निंग डिसेबिलिटी, जो आपको मेन पढ़ना है इस चैप्टर में, कि जिससे आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, क्लियर है। तो जो मेनली जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये तीन हैं। आपका रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर या मैथ डिसेबिलिटीज। तो इन चीज़ों को आप पे मेन फोकस करना है कि आपके प्रश्न ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बट मैंने इसको नहीं बताया था उतना अच्छे से। मैंने इसको पढ़ाया है, बट बहुत शॉर्ट में पढ़ाया था दूसरे तो इसमें सारे आपके अधिगम अशक्तता को बताना था मुझे, तो मैंने स्टार्टिंग से लिया।
कि जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जो मानसिक रूप से विकलांग है, जिन बच्चों को सुनने, समझने की शक्ति में दिक्कत होती है, ऐसे भी बच्चे हमारे कक्षा में होते हैं। उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रख के बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड करानी है उनका, ताकि अधिगम अच्छा हो सके, उनकी लर्निंग क्या हो, अच्छी हो सके। और इस तरह के जो बच्चे आपके कक्षा में होते हैं, यानी रीडिंग डिसऑर्डर या राइटिंग डिसऑर्डर, मैथ डिसेबिलिटी, तो इन्हें भी हमें स्पेशल ध्यान देके बच्चों को पढ़ाना है, ना कि उनको अलग करके पढ़ाना है। लखनलाल, हाँ, बिल्कुल, आप सब भी बोल रहे हैं क्लियर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप सब रिस्पॉन्स करेंगे तो काफ़ी मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं चीज़ों को लेकर आना पसंद करूँगी आप सब के लिए, कि जो मैं बताऊँ आपको, आपके क्लास में ही क्लैरिफ़ाई हो जाए, ताकि आपको अलग से नोट्स या बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, जिसके लिए आप बहुत परेशान होते कौन-सी नोट से पढ़े, या टॉपिक अगर आपके क्लियर हो गए यहीं पर, तो आप हर चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे और प्रश्न को भी कर लेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपका मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। इसमें ऐसी जो भी बातें थी जो शिक्षक को कक्षा में ध्यान देनी है, वो भी मैं आपको बताते चली, ताकि आपके जो भी टीचिंग एड से रिलेटेड चीज़ें आती हैं कि ये टीचिंग एड कब यूज़ करता है, किस तरह के बच्चों पे यूज़ की जाती है, उसको भी हमें जानना ज़रूरी होता है। ठीक है? तो ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कल हम नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और अभी जो मेरा सेशन रहेगा वो मैं ऑनलाइन पेपर्स के जो भी हुए हैं अभी तक आपके 2022 तक, उसमें जो आपके लास्ट दिसंबर में जो हुआ है पेपर, वहाँ तक का मैं आपको पूरा कराऊँगी एमसीक्यू, ठीक है? तो वो चीज़ें करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम वन बाय वन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो भी आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं या कोई टॉपिक उसमें छूट गया, मैं उसी समय उसको आपको बता दूँ। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जिन बच्चों को अगर लगता है कि कैसे क्लास में जॉइन करें, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, फिल फॉर्म ऐप भी डाउनलोड करिए, वहाँ से भी जान जाइए। आपको नोट्स वगैरह के लिए भी जो भी क्यूरी है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको पता चल जाएगा कि नोट्स आपको वहाँ से कैसे लेने हैं। ठीक है? साइंस की क्लासेस भी अभी आपकी चंद्रशेखर सर ले रहे हैं मैथ की, जो 3 दिन मैथ की क्लास चलेगी और 3 दिन साइंस की क्लास चलेगी, ठीक है? चलिए, और नंबर आप व्हाट्सएप नंबर ये हमारा है, आप यहाँ पे कॉल करिए, आपको नोट्स की जितनी भी जानकारी होगी आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है? हाँ, साइंस की क्लासेस के लिए मैं बोल रही हूँ, जो चंद्रशेखर सर हैं, जो मैथ की क्लास आपकी 10 बजे लेते हैं, वो 3 दिन मैथ्स के और 3 दिन साइंस की क्लास कराएँगे, ठीक है? क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया है, तो वो एमसीक्यूज़ आपको कराएँगे वहाँ पर, साइंस की सेकंड पेपर के लिए, ठीक है ज्योति? चलिए, और जो भी बच्चे हैं वो क्लास को लाइक भी करते जाइए, शेयर भी करते जाइए, क्योंकि आपका एक-एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का कार्य करता है ना? हाँ, 10 पीएम पर। तो ओके बच्चों, फिर आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर में जो अभी ऑनलाइन पेपर्स हुए थे उनको। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय-बाय।